हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छी होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 30 अप्रैल 2024 और शुरू करते हैं हमारी 30 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 में। आइए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में किसे 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया? ऑप्शंस हैं जीना जस्टिस, मीना मिश्रा, नीतू झा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जीना जस्टिस। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया है इनको? कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार। ठीक है, टीचिंग का ये जो है वो अवार्ड है और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए इनको क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो जीना जस्टिस हैं ये कहाँ की हैं? शारजाह गर्ल्स ब्रांच की शिक्षिका हैं ये। ठीक है, और ये जो है वो कहाँ की? तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली हैं। और जीना जस्टिस जो है मूल रूप से तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली हैं। ठीक है, कार्यरत कहाँ पर हैं ये वर्तमान में? तो वर्तमान में ये कार्यरत हैं संयुक्त अरब अमीरात में 2005 से लेकर के ये कार्यरत हैं। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है इसमें जो है 141 देशों से 14,840 से अधिक प्रस्तुतियों के साथ रिकॉर्ड तोड़ संख्या में नामांकन हुए हैं। और अगर ये जो हमारे जीना जस्टिस की बात करें तो ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में क्षेत्रीय विजेता इनको नामित किया गया है। अब अगर हम बात करें कि ये जो कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार है ये क्या है, तो ये जो है एक वैश्विक प्रतियोगिता है और असाधारण प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का सम्मान करती है। मतलब प्राइमरी और मिडिल जो स्कूल्स होते हैं उनके शिक्षकों का सम्मान यह करती है। इसमें जो है वो छात्र, माता पिता, साथ ही उन शिक्षकों को नामांकित कर सकते हैं जिन्होंने उनकी शैक्षिक यात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि कुल जो है वो 9 क्षेत्रीय विजेता हैं। इनमें देखिए कौन है, जो मुंबई की मीना मिश्र हैं, इनको भी 9 क्षेत्रीय विजेताओं में शामिल किया गया है। ठीक है, मीना मिश्रा को 9 क्षेत्रीय विजेताओं में शामिल किया गया है। ये कहाँ की? मुंबई की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल मुंबई की शिक्षिका हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजिटल कृषि ऋण को तेज करने के लिए नाबार्ड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आरबीआई, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, जो इसका राष्ट्रीयकरण होता है वो कब होता है? 1949 में इसका जो है वो राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नाबार्ड की, नाबार्ड जो है वो किसका? रीजनल रूरल बैंक है नाबार्ड। ठीक है, और अगर हम बात करें राष्ट्रीय कृषि, ये जो ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, इसने क्या किया है कि कृषि ऋणों के तेजी से प्रसंस्करण के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के लिए किसकी सहायता ली है? आरबीआई की सहायता ली है और आरबीआई एच के साथ एक सहयोग हस्ताक्षरित किया है। ठीक है, इसमें जो है वो नाबार्ड ने क्या कहा कि ई-केसीसी ऋण परिवर्तन प्रणाली पोर्टल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के साथ एकीकृत करने की योजना जो है वो बना रहा है। ठीक है, नाबार्ड की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के किस पोर्ट को पहले ट्रांसशिपमेंट के हब के रूप में मंजूरी मिली है? विझिंजम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विझिंजम पोर्ट। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी मिली है विझिंजम पोर्ट को। अगर हम बात करें विझिंजम पोर्ट की तो ये जो है वो केरल में अदानी समूह का, अदानी ग्रुप का जो है वो पोर्ट है और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में इसको जो है वो संचालित करने के लिए किसने मंजूरी दी है? शिपिंग मंत्रालय ने मंजूरी दी है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया गया है? 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 29 अप्रैल? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है 29 अप्रैल, 29 अप्रैल। ठीक है, 29 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया है? इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है। ठीक है, 29 अप्रैल 1727 को ये जो जॉर्जेस नोवरे हैं, कहाँ के हैं ये? फ्रांस के डांसर थे। ठीक है, फ्रांस के डांसर थे ये और 1727 को इनका जो है वो जन्म हुआ था।
ठीक है। 1982 में ITI ये जो संस्था है ये यूनेस्को की संस्था है। नृत्य समिति ने जॉर्जिस नोवरे के जन्मदिन पर 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी और इसके बाद हर वर्ष जो है वो 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे जो है वो मनाया जाना शुरू किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें डेज़ की तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ पढ़े हैं किसमें, इसमें अप्रैल माह में। तो आइए देख लेते हैं, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल को हमने पढ़ा है उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल को हमने पढ़ा है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को पढ़ा है हमने विश्व हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को हमने पढ़ा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है। 6 अप्रैल को हमने पढ़ा है, कौन सा डे पढ़ा है हमने 6 अप्रैल को, ये जो पुस्तकालय दिवस पढ़ा हुआ है और हस्त निर्मित दिवस भी हमने 6 अप्रैल को पढ़ा है। 7 अप्रैल को हमने पढ़ा है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है वो पढ़ा है। 9 अप्रैल को CRPF स्थापना दिवस पढ़ा है। 10 अप्रैल को हमने होम्योपैथी डे पढ़ा है। 11 अप्रैल को हमने 2 दिवस पढ़े हैं, एक तो हमने किसकी जयंती पढ़ी है, ज्योतिबा फुले की जयंती पढ़ी है, और विश्व पार्किंसंस दिवस भी हमने पढ़ा है 11 अप्रैल को। 12 अप्रैल को पढ़ा है हमने मानव अंतरिक्ष उड़ान का दिवस। 13 अप्रैल को हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, और कौन सा डे था इस दिन, बैसाखी का डे भी था। 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। 15 अप्रैल को हमने पढ़ा है विश्व कला दिवस, और उसके साथ साथ हिमाचल डे भी हमने 15 अप्रैल को पढ़ा है। फिर अगर हम बात करें 17 अप्रैल की, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है हमने 17 अप्रैल को पढ़ा हुआ है। ठीक है। 18 अप्रैल को हमने विश्व विरासत दिवस पढ़ा हुआ है। फिर अगर हम बात करें 21 अप्रैल की, तो इस 21 अप्रैल को हमने पढ़ा हुआ है कौन सा डे, सिविल सर्विसेज डे पढ़ा है। 22 अप्रैल को हमने अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी दिवस है वो पढ़ा है। 23 अप्रैल को हमने कौन सा डे पढ़ा है, ये जो बुक और कॉपीराइट डे है वो 23 अप्रैल को पढ़ा है। ठीक है। 24 अप्रैल को हमने कौन सा डे पढ़ा है, 24 अप्रैल को विश्व पंचायती राज दिवस है वो पढ़ा है। 25 अप्रैल को हमने विश्व मलेरिया दिवस पढ़ा है। ठीक है। 26 अप्रैल को अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल को हमने कौन सा डे पढ़ा है, 26 अप्रैल को हमने पढ़ा है, अभी हाल ही में हमने पढ़ा था जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है वो हमने पढ़ा था। ठीक है। और उसके बाद 29 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डांस डे पढ़ा है। ये जो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये हमने किस में पढ़े हैं, अप्रैल माह में पढ़े हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ठीक है। क्या नाम है इनका, इशाक डार। किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बने, उप प्रधानमंत्री बने। तो कहाँ के बने, पाकिस्तान के बने। ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो कौन है, शहबाज शरीफ है, और इन्हीं की जो गठबंधन वाली सरकार है इसी में ये कौन बने, उप मुख्यमंत्री बने, इशाक डार। अगर बात करें ये पहले जो विदेश मंत्री थे यहाँ के, ठीक है, अब क्या बने, उप प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, 2030, 2035, 2045 या फिर 2047। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 2030। ठीक है। एक रिपोर्ट है इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट, तो इन्होंने कहा है कि चीन और अमेरिका के बाद जो है वो भारत 2030 तक भारत का ई-कॉमर्स बाजार जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। ठीक है। इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, ये जो UPI है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये भी इन्होंने कहा है। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है, एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज, क्रिस्टिना पिस्कोवा, क्रिस्टिना जॉर्जिवा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज। ठीक है। कौन सा खिताब इन्होंने जीता है, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब इन्होंने जीता है। कहाँ की रहने वाली हैं ये, अर्जेंटीना की रहने वाली हैं, और पेशे से क्या है ये, वकील हैं और एक पत्रकार हैं। आपको जान करके बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कितनी वर्ष की उम्र है इनकी, 60 साल की उम्र है इनकी। ठीक है। 60 वर्ष की हो चुकी हैं और इन्होंने देखिए ये जो खिताब जीता है, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। पहले क्या होता था, इसमें जो है वो एज दी जाती थी कि इतनी एज तक की महिलाएं जो क्या कर सकती हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अब जो है वो एज रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है, इसीलिए अब देखिए इसमें जो 60 वर्ष की जो है ये एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज जो कि अर्जेंटीना की रहने वाली हैं और मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब इन्होंने जीता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है, फ्रांस, सऊदी अरब, UAE या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इनमें से हमारे पास रहने वाले ऑप्शन नंबर सी, UAE। ठीक है। क्या बनाना है इन्होंने, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। 28 अप्रैल को यूनाइटेड अरब अमीरात UAE के प्रधानमंत्री जो है कौन है, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। ठीक है। इन्होंने सोशल मीडिया पर देश में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। यह जो है वो कहाँ पर बन रहा है, दुबई में बन रहा है, जिसकी लागत 35 अरब डॉलर यानी करीब 2.92 लाख करोड़ जो रुपए है आने वाली है। ठीक है।
अगर हम बात करें कि अभी हाल ही में यूएई में क्या हुआ था, यूएई में कृत्रिम बारिश के कारण क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी और पूरा का पूरा यूएई क्या था, जलमग्न हो गया था। ठीक है, कृत्रिम बारिश किससे होती है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, AgI सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम बारिश होती है, बादलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है, उससे जो है कृत्रिम बारिश होती है। या इसमें ठोस CO2 जो है वो शुष्क बर्फ का भी यूज किया जाता है। हाल ही में किसी एनटीपीसी का CVO नियुक्त किया गया है, रश्मिता झा, नईमा खातून, प्रज्ञा मिश्रा या फिर शेफाली शरण। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रश्मिता झा। क्या नियुक्त किया है इनको, NTPC का क्या किया है, CVO जो है वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है, रश्मिता झा को किया गया है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको हम बोलते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1975 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे, ब्रू प्रवासी समझ में आ रहा है, ब्रू प्रवासी मतलब ब्रू जो है प्रवासी हैं, यहाँ के निवासी नहीं है। ठीक है, कहाँ के हैं, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के निवास ब्रू प्रवासी हैं ये, और मतदान ये लोकसभा में करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पीछे वाली क्लास का रिवीजन। हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंट के प्रयोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है, अरामाको, मेटा, अलीबाबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अरामाको। ठीक है, अरामाको ने जो है वो अरामाको के साथ जो है 2027 तक जो है समझौता किया है टूर्नामेंट के लिए, कि ये जो है क्या टाइटल स्पॉन्सर इसका होने वाला है। ठीक है, कहाँ की कंपनी है, कल मैंने आप लोगों को बताया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये जो अरामाको कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है। बबेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, यू की भांभरी, सुमित नागल, सात्विक साईराज या फिर चिराग शेट्टी। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यू की भांभरी। ठीक है, इन्होंने जीता है कौन सा, जो बबेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 37 सिक्कों की खोज कहाँ पर हुई है, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक है, इक्ष्वाकु काल के जो भगवान श्री राम का जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था। ठीक है, 3730 सिक्के प्राप्त हुए, यहाँ पर मटके के अंदर सिक्के मिले हैं, तेलंगाना के अंदर मिले हैं ये। हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षित कुमार किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो या फिर शॉर्ट पुट। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है हैमर थ्रो। ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है हर्षित कुमार ने। कौन सी चैंपियनशिप हो रही है, जो एशियाई चैंपियनशिप हो रही है उसमें जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, अप्रैल 2024 में किस देश ने बौद्धिक संपदा IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा मामले में भारत को निगरानी की सूची में रखा हुआ है, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास आने वाला है इसमें अमेरिका। अमेरिका ने कहा है कि आप लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में किसकी सूची में है, निगरानी की सूची में है। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, ICC ने अपने अप्रैल 2024 में ICC पुरुष T20 जो वर्ल्ड कप 2024 है उसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, युवराज सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह। ठीक है, तो इनको क्या किया है, इनको जो है वो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, श्रीलंका सरकार ने भारत की किस कंपनी को मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम्बनटोटा का प्रबंधन सौंपा हुआ है, शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी, GMR ग्रुप या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, किसकी कंपनी को, मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हम्बनटोटा है श्रीलंका में ये बनने वाला है। ठीक है, श्रीलंका सरकार ने, और ये जो मैनेजमेंट सौंपा है इसको। अगर हम बात करें दूसरी कंपनी कौन सी है जिसको सौंपा है, ये जो एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, ये रशिया की कंपनी है। तो ये दो कंपनी है, एक भारत की एक रशिया की, साझा रूप से जो है इसको मैनेजमेंट जो है वो सौंपा गया है। सक्षम ऐप क्या है जो हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए, आचार संहिता के दौरान उल्लंघन के लिए, महिलाओं के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए। ठीक है, कौन सा ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है, सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें आचार संहिता के दौरान उल्लंघन के लिए, तो ये कौन सा ऐप है, सी विजिल ऐप है, ये जो है वो लॉन्च किया गया है। एक और लॉन्च ऐप जो है इन्होंने लॉन्च किया है, नो योर कैंडिडेट। ठीक है, सॉरी KYC, नो योर कैंडिडेट।
तो ये भी इन्होंने ऐप लॉन्च किया है, चुनाव आयोग के द्वारा हाल ही में ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो अगर हम बात करें चुनाव आयोग की जो आइकन है वो कौन है, यूथ आइकन कौन है, आयुष्मान खुराना है। अगर हम बात करें कि जो PWD डिपार्टमेंट की जो दिव्यांग आइकन है वो कौन है, वो शीतल देवी है। और वैसे जो है इसके जो राष्ट्रीय आइकन है वो कौन है, सचिन तेंदुलकर है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट किस मामले में EVM प्रक्रिया को वैध ठहराया गया है, ADR VVPAT या फिर इन्हें उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ADR। तो इस मामले में EVM प्रक्रिया को जो है वो वैध ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका, आइसलैंड, मैक्सिको या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका। स्वर्ण उद्गार यहाँ पर होता है, जैसे ही ज्वालामुखी फटता है तो यहाँ पर जो है वो सोना निकलता है। ठीक है, प्रतिदिन जो है वो सोना निकल रहा है। कहाँ पर है ये, अंटार्कटिका में। क्या नाम है इसका, माउंट एरेबस ज्वालामुखी है। ठीक है, अंटार्कटिका का ज्वालामुखी। अगर हम बात करें माउंट ये जो अंटार्कटिका है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, माउंट विंसफ सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो माउंट एरेबस है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ का, कहाँ का, अंटार्कटिका का। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी 2024 में करंट अफेयर की इसकी जो एग्जाम की तैयारी जो है कर रहे हैं उनके पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।